हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। 2020 में जो लास्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसका जो विज्ञान का पेपर का सोल्यूशन है वो लेके मैं आ गया हूँ। पहले बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4OH होता है। किसी विलेन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित होता है? वृक्क से बेटा क्या होता है? उत्सर्जन होता है, पेशाब। ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। निर्भर कर रहे हैं, उपभोक्ता हैं हम, इस कैटेगरी में हम भी आते हैं। वर्षा जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा। पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वाट के जनरेटर से संयोजित है। बल्ब से 0.50 विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, 2018 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है। तो सूत्र क्या होता है इसका? अगर मैं सूत्र की बात करूं तो देखो, ये वी है ना, वोल्ट है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का। एम्पेयर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। हमें क्या निकालना है? विद्युत शक्ति, पी निकालना है। पी बराबर होता है वी आई। वी हमें दे रखा है 220 और आई दे रखा है 0.50। ठीक है, गुणा करेंगे तो 110। शक्ति का मात्रक क्या होता है बेटा? वाट। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष है? दूर की देख पा रहे हैं, नाम के उल्टा होता है, दो दृष्टि दोष है। ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत का नाम क्या होगा बेटा? सौर ऊर्जा। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि C+O2 CO2, CaO+H2O CH का होल ट्वाइस। ठीक है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? नाम लिखिए। 3 भागों में विभाग कर सकते हैं हम। उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील धातुएं, निम्न क्रियाशील धातुएं। ठीक। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? ये आया था। जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, और भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं। इसका उल्टा, जो जीवधारी सरल अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं कर पाते विषमपोषी पोषण कहलाते हैं, और ये अपना भोजन अन्य जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। पौधे CO2 और जल से पर्णहरिम व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोजन का संश्लेषण करते हैं, और पोषण के आधार पर ये शाकाहारी, मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी आदि होते हैं। हरे पौधे तथा साइनो बैक्टीरिया कुछ प्रकाश संश्लेषी जीवाणु स्वपोषी पोषण द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। समस्त प्राणी, जंतु, कवक, जीवाणु, परजीवी, पौधे आदि में विषमपोषी पोषण पाया जाता है, जिसमें हम भी आते हैं। अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। तो उसका नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए। केवल चित्र बनाना था। तो देखो, ये मुकुलन हो रहा है। ये पहले एक पूरा पौधा है, इस पौधे से यहाँ से ये थोड़ा सा अंकुरित हुआ, ये थोड़ा सा फैल गया, ये मुकुल निकला, ये मुकुल थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर इससे और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये हाइड्रा में मुकुल सिर्फ चित्र बनाना था। कह रहे हैं 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेंस 2 घंटे तक 15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। तो ऊष्मा की दर निकालने का जो सूत्र होता है बेटा, वो होता है I²R। क्या होता है? I²R। तो R हमें दे रखा है 8 ओम और I दे रखा है हमें 15। ठीक है। अब IR², इसमें T भी आता है। ठीक है, गुणे में T। समय कितना है हमारे पास? देखो, हमारे पास क्या है? I कितना है? 15 स्क्वायर। ठीक है। R कितना है बेटा हमारे पास? 8। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो हम इसको गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए
और उसका मात्रक लिखिए। बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपके क्लास 10th में जितने भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसकी मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि बेटा उस वीडियो को ज़रूर देखो, एक ही वीडियो से सारा मामला निपट जाएगा। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर मैंने ले रखा है, छोटा बड़ा, और वो मेरी गारंटी होती है वहाँ से आएगा ही आएगा। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और उसका मात्रक भी लिखिए। क्या होता है, जब किसी परिपथ में आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर प्रवाहित होता है तो हम कहते हैं कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। जल का कथन का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन से अभिप्राय यह है कि जल में प्रवेश की जो चाल है निर्वात में प्रकाश की चाल की 1.1/1.33 गुनी है, ये इसका मतलब है। ठीक है, इनका पूरा नाम लिखना है OTEC। OTEC का पूरा नाम होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, हिंदी में बोलते हैं सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र। ठीक है, CFC का नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित करना हर साल आता है, आपको बताइए। यहाँ देखिए सोडियम कितना है, 2 बार है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, चलो ठीक है, और यहाँ पर सोडियम 4 बार है। ठीक है, तो संतुलित नहीं है। तो देखो बेटा, अगर इसको मुझे यहाँ पर मेरा 4N है और यहाँ पर मेरा O2 है, तीर का निशान, Na यहाँ पर 4 है, तो इसको मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। 2 को मैंने 4 लिख दिया, 4NaO। सोडियम तो 4 हो गया, ऑक्सीजन में कितना हो गया 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है 2, 2 को 4 करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा कर दिया, बस। यानी कि कुल मिला के मुझे यहाँ 2 से गुणा करना है और यहाँ 2 से गुणा करना है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो Al2, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, फेरस यहाँ 2 है और यहाँ फेरस 1 ही था, तो 2 से गुणा कर दिया, हो गया संतुलित। फिर देखो यहाँ Zn 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है, सोडियम यहाँ 1 है, सोडियम यहाँ पर 2 है, अरे भाई सोडियम को 2 बनाना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दिया। अब देखो बेटा हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, Zn यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, सोडियम भी 2 है, सिर्फ ऑक्सीजन डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऑक्सीजन में यहाँ 2 लिख दूँगा। फिर रासायनिक, केवल रासायनिक समीकरण दिल लिखिए, हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा क्या होगा, म्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो ये म्यूरिक ऑक्साइड है, HgO, गर्म करेंगे तो Hg और O2 बनेगा। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो ये जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। आयरन ऑक्साइड या Fe2O3 को एल्यूमिनियम से क्रिया कराने पर क्या बनता है, Al2O3, और फेरस हमारा अलग हो जाता है। तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने, आपको पता है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होते हैं बेटा, ये प्रथम कक्षक है, ये द्वितीय कक्षक है, ये तृतीय कक्षक है। तो प्रथम कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2, द्वितीय कक्षा में अधिकतम 8, तृतीय में 18। फॉर्मूला क्या होता है इनका, 2n²। जिस कक्षा में भरनी है, प्रथम कक्षा में भरनी है, n की जगह पर 1 रखो, द्वितीय कक्षा में 2, तृतीय कक्षा में 3। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का 13 होता है, तो पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8, बचा 3। मैग्नीशियम का 12 है, पहले में 2 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, बचा 2। 11 है, पहले में 2 आएगा, दूसरे में अधिकतम 8, बचा 1। सबको जोड़ने पर इनके परमाणु क्रमांक के बराबर आना चाहिए। ठीक हो गया। कह रहे हैं एक्वा रेजिया के निर्माण में किन किन अम्लों का प्रयोग होता है, उनका अनुपात कितना होता है। एक्वा रेजिया की एक विशेषता लिखिए। एक्वा रेजिया के निर्माण में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होता है वो 3:1 में मिला जाता है। इसकी यह विशेषता है कि यह अत्यंत संचारक प्रकृति का होता है, सोना प्लेटिनम आदि को घोलने में भी सक्षम है ये। ठीक है, प्रकाशानुवर्तन इस बार आपके 2022 के सिलेबस में नहीं है, तो इसे मैं नहीं बता रहा, वैसे मैंने लिख रखा है, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभयलिंगी पुष्प के अंदर काट का चित्र बनाइए। तो इस चित्र को बनाने के लिए भाई बार बार पूछा जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये पुंकेसर है, ये दल है, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है, ये बाह्य दल है, ये पुष्पासन है। ठीक है ना, इसको मस्त प्रैक्टिस कर लीजिए, हर साल आता है। तंत्रिका कोशिका चित्र बनाने के लिए भी हर साल आता है। फिर मानव पाचन तंत्र बनाने के लिए आया है, पित्त नली, अमाशय और ग्रसिका कहाँ है, उस
बस ये 3 चीज़ें दिखानी है, और भी चीज़ें दिखा सकते हो लेकिन ये तो दिखानी ही दिखानी है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर क्या है, प्लेटलेट्स और लसिका क्या होती है, टिप्पणी लिखिए। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, इनकी संख्या 2 लाख से 5 लाख प्रति घन मिली तक होती है। ये उभयोतल तस्तरिनुमा होते हैं। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होते हैं। स्तनधारियों के अतिरिक्त अन्य कोशिकाओं में रुधिर प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिडल कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। लसिका क्या होती है, यह तरल संयोजी ऊतक है। यह ऊतक तरल को पुनः रक्त प्रवाह में वापस लाता है। लसिका गांठों में बनने वाले लिम्फोसाइट शरीर की सुरक्षा प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बेटा मैंने करा रखे हैं, जिसकी मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर देख लेना। चैप्टर वाइज करा रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी है। वक्रता केंद्र सी पर रखी है तथा फोकस एफ के बीच में रखी है, ठीक है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति को किरण आरेख द्वारा समझाइए। इस टाइप का जो प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक होता है, और जो प्रतिबिंब होता है, तो वो प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा और बड़ा होगा, लेकिन उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। देखो ये वस्तु है, प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा बन रहा है, बड़ा है, और उल्टा नीचे है तो उल्टा बन रहा है, और ये चित्र आपको बनाना है। नाभिकीय ऊर्जा टिप्पणी लिखने के लिए आया है। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त की जाती है। जब किसी भारी नाभिक जैसे कि ये यूरेनियम न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यह नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले तत्व ये और ये होते हैं। ये आपको लिखना है नाभिकीय ऊर्जा पर। भूतापीय ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित पिघली हुई चट्टानें भूगर्भीय हलचल के कारण तप्त क्षेत्रों का निर्माण करती हैं। जब कभी भूगर्भीय हलचल इन क्षेत्रों के संपर्क में आता है तो वाष्प में बदल जाता है। इस जल वाष्प को पाइपों की सहायता से बाहर लाकर टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक। 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम। उत्कृष्ट गैसों में अष्टक पूर्ण होते हैं, यानी कि बाहरी कक्ष पूर्ण होते हैं, तो वो है नियोन और ऑर्गन, ठीक है। इनके अष्टक पूर्ण है या फिर बाहरी कक्ष पूर्ण है। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने में कौन सा मापदंड अपनाया था, तो उन्होंने बोला था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, और आधुनिक में क्या बोला गया था, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये डिफरेंस था। एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, एल बोले तो थर्ड कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 18। सोडियम एथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, C2H5ONA। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की परिभाषा लिखी और उदाहरण भी देना है। देखो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए ये हमारा CH4 है, ये मेरा 2O2 है, क्या बना CO2 + 2H2 और ऊष्मा ऊर्जा हमारी निकल गई, ठीक है। ये उदाहरण आपको लिखना है। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा शोषित होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण CaCO3, इसमें आपको ऊर्जा शोषित होगी। यहाँ पर आप चाहो तो माइनस ऊर्जा लिख सकते हो, प्लस का मतलब ऊष्माक्षेपी, माइनस का मतलब ऊष्मा शोषी। निम्नलिखित रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। हर साल आता है ऐसे क्वेश्चन। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है बेटा Na2CO3.10H2। उपयोग कपड़े धोने में, साबुन बनाने में, जल की कठोरता को दूर करने में, ये इसके उपयोग है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, है ना। उपयोग आग बुझाने वाले यंत्रों में, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, शीतल पेय बनाने में। धातु और अधातु में 2 अंतर लिखने हैं रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक नहीं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं, अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। धातुएं अपचायक होती हैं, अधातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। किसको छोड़कर, कार्बन को छोड़कर। उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है, वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण
जंतु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम अपार्जित लक्षण कहते हैं। जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले आते हैं। जैसे मैं अपना उदाहरण दूँ, मेरे जो एक दादा हैं उनके दोनों हाथों में 6-6 उंगलियाँ हैं, और उनकी जो बेटी हुई है ना उनके भी दोनों हाथों में 6-6 उंगलियाँ हैं। तो ये वंशागत चली आती हैं। कोई 4 अंतःस्रावी ग्रंथों के नाम लिखिए। तो यह अधिवृक्की ग्रंथ, अवटो ग्रंथ, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसको आपको रट लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। कह रहे हैं 15 वोल्ट विभवांतर, ये हमें वी दे रखा है। 5 कूलाम आवेश है, तो ये हमें क्यू दे रखा है। कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि डब्ल्यू निकालना है। तो डब्ल्यू बराबर होता है वी क्यू। वी दे रखा है 15, क्यू दे रखा है 5, गुणा कर देंगे 15 बचे 75। कार्य का मात्रक जूल होते हैं 6। हो गया आंसर। ठीक है, और फिर से वही बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन। निम्न प्रकार से मतलब चित्र यहाँ पे मिसिंग है, और ऐसा कुछ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं विद्युत परिपथों तथा संधारित्रों के सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा के नाम लिखिए। 2018 में भी ये क्वेश्चन आया था। भू संपर्क ये तार और विद्युत फ्यूज। इसको मैंने 2018 वाले पेपर पे भी कराया था, और इसके डिटेल में भी लिखवा रखा है। ठीक है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनित्र और विद्युत मोटर में से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आएगा ही आएगा, बार बार बोल रहा हूँ, 5 नंबर में आएगा। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले 2 स्रोतों के नाम लिखिए। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले 2 स्रोत क्या हैं? तापीय विद्युत संयंत्र और जल विद्युत संयंत्र। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, चित्र भी जरूर बनाना है, यहाँ चित्र मिसिंग है, आप जरूर बना लीजिएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, हाथ की जो 3 उंगली है ना बेटा हमारी, एक तो होती है अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। तीनों को इस प्रकार फैलाएं। ठीक है, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, तो जैसे कि ये मेरा अंगूठा है, सपोज करो अंगूठा है, ये मेरा तर्जनी है, और ये मेरा मध्यमा है। ठीक है, सो क्वेश्चन ने क्या बोला, मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हों। तो जो मध्यमा होता है बेटा, तो मध्यमा होता है चालक में प्रवाहित धारा। ये क्या प्रदर्शित करता है? चालक में प्रवाहित धारा। ऐसे चित्र बना के अपने आप बना सकते हो। ठीक है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा होता है चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो इसी से मैं बना के लिख सकता हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार उन्होंने ये कहा कि अपने हाथ की 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक पर प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करते हैं। दैट्स इट। फ्लेमिंग के दाएं और बाएं में से एक तो आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया है, मैंने बोला था 5 क्वेश्चन में से एक आएगा ही आएगा। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सब करा रखा है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल ज़रूर आएंगे, और ये न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं अगर आपने कर दी पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। कह रहे बांध बनाने के किन्हीं 4 लक्ष्य लाभों को बताइए। बांध बनाने से क्या होगा? पेयजल और औद्योगिक उपयोग में जल की पूर्ति होगी, सिंचाई करने में, ठीक है, खेतों में पानी देने में के लिए आवश्यक पानी मिल पाएगा, नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ नियंत्रण के लिए बांध का प्रभावी उपयोग हो पाएगा, और विद्युत ऊर्जा के रूप में हम विद्युत भी बना सकते हैं टरबाइन वगैरह लगाकर। पोष स्तर क्या होते हैं? एक आहार श्रृंखला उदाहरण दीजिए। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न स्तर होते हैं, जैसे उत्पादक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक क्या होते हैं? ये हरे पौधे हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें आत्मपोषी भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी की सहायता से प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में
शर्करा का निर्माण करते हैं, जो बाद में मंड, प्रोटीन तथा वसा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ पौधे पर्णहरिम के अभाव में अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, अपना भोजन दूसरे पौधे या जंतुओं से लेते हैं। ऐसे पौधे को परपोषी कहते हैं। ठीक है। और पौधे में खनिजों को वहन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? फ्लोएम उत्तरदायी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? इसमें वे जंतु आते हैं जो अपना भोजन हरे पौधे से प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे चूहा, गाय। द्वितीय उपभोक्ता होता है ये मांसाहारी जंतु जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, बिल्ली। तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे सर्प, पक्षी। ठीक है, ये होता है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। आशा करता हूँ ये 2020 का जो मॉडल पेपर था उसको मैंने सॉल्व कर दिया। मॉडल पेपर तो नहीं, ये पूरा पेपर था जिसको मैंने हल कर दिया। ठीक है, बहुत डिमांड आ रही थी इसे कर दो, हमने कर दिया है। न्यूमेरिकल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, प्लीज़ प्लीज़ उसको करके ही जाना, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे।